नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी और उसके बाद किसकी सरकार बनेगी ये तय हो जाएगा। 5 सितंबर से उम्मीदवारों के नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसको लेकर के दोनों प्रमुख पार्टियां, हालांकि सारी पार्टियां ये काम कर रही है, लेकिन दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अब उम्मीदवारों के चयन में लग गई है। और कहा जा रहा है कि आज दोनों पार्टियों की लिस्ट आएगी, कौन-कौन उम्मीदवार हैं, पहली लिस्ट जारी होगी या तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी, ये शाम तक पता चलेगा। लेकिन दोनों पार्टियां जो है, जो मुख्य पार्टियां हैं, एक सत्ता में है बीजेपी, दूसरे विपक्ष में अभी है कांग्रेस। उनके ऑफिसों में भीड़ लगनी शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा भीड़ जो है इस बार कांग्रेस के ऑफिस है वहां देखी जा रही है। और अब तक 2556 नेताओं ने टिकट मांगा है। ये कांग्रेस के यहाँ से आ रहा है। आपको पता है कि 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों में 2556 नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन दिया है। मतलब कहा जा रहा है कि कई तो ऐसी सीटें हैं जिस पर 40-40 लोग जो है, पार्टी कार्यकर्ता जो है, वो टिकट के लिए आवेदन दे चुके हैं। और कई सारी सीटें हैं जहां भारी जो है महाभारत होने वाला है। टिकट नहीं मिलेगा तो वो जो है इधर उधर जाएंगे, कुछ निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, कुछ पार्टी से बगावत कर जाएंगे। तो इसके लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर दी कि कैसे उनको मनाया जाए। और वो जो 3 गुट माने जाते हैं, खास करके 2 गुट माने जाते हैं, एक शैलजा कुमारी शैलजा का नाम आता है और दूसरा हुड्डा जी है, तीसरा सुरजेवाला है। तो तीनों को जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह से आपको जो नाराज कार्यकर्ता होंगे उनको मनाना है। इसके अलावा बीजेपी में भी सारी तैयारी चल रही है। हालांकि बीजेपी को पता है कि इस बार जो है उनके भाग्य से छीका टूटने वाला शायद नहीं है, उनकी सत्ता जा सकती है, ये बीजेपी को एहसास हो गया है। लेकिन फिर भी वो अपना कदम फूंक फूंक करके रख रहे हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने ओबीसी पे कंसंट्रेट किया था अपना दिमाग और ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। नायब सिंह सैनी, मनोहर खट्टर जी को हटाया गया था और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और वो इसलिए बनाया गया था, कहा गया कि वो ओबीसी वोटों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और बीजेपी ने हमेशा गैर जाट वोटों पे अपना ध्यान रखा। लेकिन हम जो है आज आपको कुछ और चीजें बताना चाहते हैं। एक जो वहाँ जो पहले हम बताएं आपको कि जो 2019 में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, 36% जो है वोट मिले थे। कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, 28% वोट मिले थे। जेजेपी जो नई पार्टी के तौर पर उभरी थी, उनको पहली बार 10 सीटें मिली थी, 14% वोट मिला था। और इंडिपेंडेंट 7 सीटों पर जीत पाए थे, उन्हें भी 10% के करीब वोट मिला था। उसके पहले 2014 की बात याद कीजिए तो उस समय बीजेपी को 47 सीट मिली थी, अपने दम पर पहली बार बहुमत आया था और 33% वोट मिले थे। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, हार मिली थी बुरी तरह, 24% वोट मिले थे और इंडिपेंडेंट 5 खड़े हुए थे। उसके पहले अगर 2009 की बात कीजिए तो 2009 में जो है कांग्रेस को 40 सीटें थी, 35% वोट था। INLD जो पार्टी थी, इंडियन नेशनल लोक दल, उसको 31 सीटें मिली थी और 25% वोट मिले थे। बीजेपी को तब मात्र 4 सीटें मिली थी, 9% वोट थे। इंडिपेंडेंट 7 सीटें मिली थी और 13% वोट थे। मतलब इंडिपेंडेंट बीजेपी से ज्यादा बेहतर स्थिति में थे। लेकिन 2014 में जिस तरह से कांग्रेस का पतन हुआ, ये कहिए कि कांग्रेस के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ, जनमत बना और जो है अन्ना आंदोलन उसमें इम्पोर्टेंट भूमिका अन्ना आंदोलन ने निभाई। फिर जो है जिस तरह से राष्ट्रीय फलक पे नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का सपना दिखाया और जिस तरह से उनके बारे में कहा गया कि वो जो है गुजरात के विकास में बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई है, प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को बड़ा मौका मिला है, सिंगल विंडो नरेंद्र मोदी उसमें बिलीव करते हैं और उद्योगपतियों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और बड़ी आर्थिक तरक्की हुई, औद्योगिक विकास हुआ गुजरात में। हालांकि बाद में पता चला कि वो जो है खामखा का था और उसमें जो किसानों की जमीनें थी वो ज्यादा कब्जा की गई, ज्यादा की गई, वो बातें उभर के आई। और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 10 साल शासन किया, उसमें भी उनके कई सारे भेद खुल गए कि विकास उनका किस तरीके का है, किस तरह का विकास कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी अक्सर कहते रहते हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ किए गए, वो अलग कहानी कहता है। तो इस बार लग रहा है बीजेपी के नेताओं को कि भी इस बार सत्ता आने वाली नहीं है, इसलिए तमाम तरीके की गठजोड़ और जो है
फूंक फूंक कर कदम रखना जारी है। और एक सर्वे आया है, लोक पोल का सर्वे है। लोक पोल आमतौर पे माना जाता है कि उसका सर्वे लगभग करीब आता है, लगभग ठीक ठाक आता है। उस तरह का सर्वे नहीं है जिस तरह के सर्वे आमतौर पर चैनल पर दिखाए जाते रहते हैं। लोक पोल का जो सर्वे है वो कह रहा है कि इस बार आसानी से कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा और 58 से 65 सीटें मिलने की बात की जा रही है। मतलब एक तरह से कहिए कि लैंडस्लाइड विक्ट्री कहते हैं इसको, कि 90 सीटों में 58 से 65 सीटें मिलेंगी, मतलब बहुत बड़ी जीत कांग्रेस को मिलने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को जो है 20 से 29 सीटें मिलने की बात है कि उनको 20 से 29 सीटें मिलेंगी। हालांकि वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी को 35 से 37% वोट मिलने की बात की जा रही है और कांग्रेस को 46 से 48% वोट मिलने की बात की जा रही है। जबकि मैंने पहले आपको बताया कि 2019 में भी बीजेपी को 40% वोट मिले थे। तो अगर 19 में 40% वोट मिले थे और इस बार भी 35 से 37% वोट मिलेंगे, ऐसा अनुमान है, तो वोटों का बहुत ज्यादा गिरना नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को अगर पिछले बार जो है 2019 में 31% वोट मिले थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है 46% से 48% वोट मिलेगा। मतलब 15% के वोटों की बढ़ोतरी, वृद्धि, कांग्रेस 15% वोट ज्यादा लाने की बात की जा रही है। तो ये वोट आएंगे कहाँ से? क्योंकि बीजेपी के वोट जो है ठीक है, उनके 7-8% वोट घट रहे हैं, लेकिन 15% वोट तो इसमें देखा जा रहा है कि जो ये जेजेपी पार्टी आई थी या और दूसरे जो लोग थे INLD, इन रीजनल पार्टियों का असर इस बार जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि उनका असर इस बार होने वाला नहीं है। और इसकी वजह मानी जा रही है कि देश में जिस तरह का एक माहौल बना है मोदी सरकार की वजह से, या मोदी सरकार के खिलाफ जो एंटी इंकम्पेंसी है, या मोदी सरकार ने जिस तरह से काम किया और हिंदू मुसलमान किया, या किसानों को लेकर के मोदी सरकार का जो रवैया रहा, उसको लेकर के स्पष्ट तौर पे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज नाराजगी दिखाई पड़ रही है। और उस नाराजगी का असर है कि लोग जो है अब चुन रहे हैं कि कांग्रेस या बीजेपी। एक हमेशा कहा जाता रहा कि मोदी नहीं तो कौन, लेकिन अब मोदी नहीं तो कौन नहीं कहा जा रहा, उनकी पार्टी के भीतर भी मोदी का विकल्प तलाशा जा रहा है। और इस पर कई तरीके की बात हो चुकी, हम लोग बात कर चुके हैं। उसमें एक जो है महत्वपूर्ण नाम हमेशा दिखाई पड़ते हैं, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के अलावा योगी आदित्यनाथ जी का नाम उछाला गया और इसको लेकर के भी काफी राजनीति हुई। लेकिन अब एक जो राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल बना है जो आम नागरिकों के बीच, उसमें देखा जा रहा है कि जो राहुल गांधी है वो एक उम्मीद के तौर पे है, संभावित नेता के तौर पे उभरे हैं वो। और इंडिया गठबंधन जब से बना है, इंडिया गठबंधन एक विकल्प दे पाने की स्थिति में है कि बीजेपी का विकल्प इंडिया गठबंधन हो सकता है। और इंडिया गठबंधन की जब बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की बात आ जाती है, ओबीसी की बात आ जाती है। और ये पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि ओबीसी का झुकाव जो है वो बीजेपी के प्रति कम हुआ है। और वो जो रीजनल पार्टियां, खास करके उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सफलता मिली, और समाजवादी पार्टी को सफलता मिलने का मतलब है कि जो इंडिया गठबंधन को सफलता मिली, मायावती लगभग साफ हो गई। वो क्या बताता है? वो बताता है कि अभी भी लोग जो है, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, उनके लिए फैक्टर है सामाजिक न्याय। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि शिक्षा को जिस तरह से कम करके आंका गया, शिक्षा जिस तरह से आम आदमी से दूर हुई, स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से आम आदमी से दूर हुई, उसको लेकर के भी आम लोगों में नाराजगी है। और ये लग रहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो सरकार सिर्फ जो है, उनका एजेंडा उद्योगपतियों को मजबूत करना है, उनका एजेंडा हिंदू मुसलमान करना है। और नरेंद्र मोदी या बीजेपी कांग्रेस पर जिस तरह से हमलावर रहे, जिन बातों को लेकर के हमला करते रहे, बीजेपी ने वही किया। परिवारवाद की भी जहां तक बात आती है तो परिवारवाद भी बीजेपी में भी दिखाई पड़ता है, परिवारवाद से कहीं अलग बीजेपी दिखाई नहीं पड़ती। तो उसको लेकर के भी आम आदमियों में यह है कि बीजेपी जिस तरह का एजेंडा फैलाती रही, जिस तरह की बात करती रही, वो दिखाई नहीं पड़ा उनके शासन में। कांग्रेस को लेकर के जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा मुखर रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, तमाम चीजें नरेंद्र मोदी ने कहा, लेकिन ये देखने में आया कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस वाले प्रधानमंत्री नहीं साबित हुए। वो चाहे अजित पवार का मसला हो या इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, तमाम जगहों पे नजर आया कि बीजेपी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, बल्कि डरा धमका करके पैसे वसूले, इलेक्टोरल बॉन्ड ने साबित किया।
तो कुल मिलाकर के जो भ्रष्टाचार को लेकर के भी बीजेपी को माना जाता था कि बड़ी साफ पार्टी है और देश में बदलाव लेकर के आएगी, वो बदलाव देश में आया नहीं। तो इसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी है, और ये नाराजगी लोकसभा चुनाव में तो दिखी, विधानसभा चुनाव में भी दिखने जा रही है। तो ये बीजेपी के लिए बैड न्यूज है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।